नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 68। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 67 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। और जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि इस बार साइंस में एक भी प्रश्न आपका इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 68 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ऑप्शन देखते हैं, कोयला, लोहा, चांदी और हीरा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा, जिसको इंग्लिश में डायमंड भी कहा जाता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। अब दोस्तों, हीरे से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं, मैं यही आपको बता देता हूं। देखिए, आपको याद रखना है कि हीरा ये कार्बन का अपरूप होता है। दोस्तों, कार्बन का एलोट्रोप है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि हीरा किसका अपरूप है, तो क्या बताओगे? कार्बन का अपरूप है या कार्बन का एलोट्रोप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों हीरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हीरे की संरचना कैसी होती है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। आपको यह भी याद रखना है कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकीला। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कैसा होता है? चमकीला होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या? नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यह भी याद रखना है कि कांच काटने में किसका उपयोग होता है? हीरे का उपयोग होता है। लो जी, सारे प्रश्न बता दिए जो हीरे से रिलेटेड आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या? जैसे चांदी का प्रतीक आपको याद रखना है, क्या होता है? Ag, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। ठीक है। लोहा का प्रतीक होता है Fe, जिसको आयरन बोला जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक है। और कोयला, काफी इंपोर्टेंट बात, आपने सुना होगा कि कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों एंथ्रोसाइट, ठीक है। एक होता है दोस्तों बिटुमेनी, एक एंथ्रोसाइट, एक बिटुमेनी, एक होता है दोस्तों लिग्नाइट, और एक होता है दोस्तों कौन सा? पीट होता है। कितने प्रकार का है कोयला? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एंथ्रोसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और पीट। आपको याद रखना है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा? एंथ्रोसाइट, और सबसे निम्न श्रेणी का या घटिया क्वालिटी का कोयला? पीट। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लो जी, एक ही प्रश्न में आपको कम से कम 10 या 12 प्रश्न मैंने दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, नील उत्पादन, जूट उत्पादन और कृषि। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है। लो जी, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आपको याद रखना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से। और आपको याद रखना है, एक जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। किससे है? कृषि उत्पादन से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है।
लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड, पर्सन संख्या थर्ड है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, जैन गुडाल, लुइस पास्चर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वाटसन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। काफी इंपोर्टेंट बात है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4, पर्सन संख्या 4 है, देखिए धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या 4 है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं और झिल्ली। तो दोस्तों परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, देखो धमनी भी है, शिरा भी है और कोशिकाएं, केशिकाएं हैं, ठीक है, जबकि झिल्ली नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कोशिकाएं नहीं आएगी, क्या आएगी? केशिकाएं आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? देखिए, एक तो धमनी, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं और झिल्ली। तो कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं होता? झिल्ली। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए आपको यही याद करा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो नंबर 68 चल रहा है स्पेशल साइंस टेस्ट सीरीज का, ठीक है, और 67 टेस्ट के वीडियो मैं कंप्लीट हल करा चुका हूं। दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और आपका मैं दोबारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे वादा कर रहा हूं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस का इस बार, ठीक है। जिन बच्चों ने, जो बच्चे मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, सभी को प्लेलिस्ट में जाना है और 67 टेस्ट के वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। साइंस में न तो किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता, न किसी से पर्सन लेने की आवश्यकता, बस इन 68 टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी में एक बार लिख लो और इनका बार बार रिवीजन लगा लो। साइंस का एक सिंगल पर्सन भी आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन क्या, हाँ जी, देखिए आपने सुना होगा, एक तो धमनी जिसको इंग्लिश में आर्टरी बोला जाता है, एक सिरा जिसको इंग्लिश में वेन बोला जाता है, और एक होता है केशिकाएं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपिलरीज, ठीक है। तो क्या याद रखना है? देखो धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, क्या बहता है? शुद्ध रक्त। ये भी पूछा जाता है कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और सिरा के अंदर कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। लो जी, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो धमनी में कौन सा? शुद्ध रक्त, और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। जबकि केशिकाओं का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए धमनी के अंदर कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, और शिरा में अशुद्ध रक्त। और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और याद करना है, क्या? देखिए धमनी में रक्तदाब ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए धमनी की दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। क्या बता रहे हैं? धमनी में रक्तदाब ज्यादा, तो धमनी की दीवारें क्या होती है? मोटी। जबकि शिरा में रक्तदाब क्या होता है? कम होता है, और इसकी जो दीवारें होती है वो क्या होती है? पतली होती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या? हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि धमनी का कार्य क्या होता है? तो ये शुद्ध रक्त को, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, याद कर लेना भाई। धमनी का कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त को हृदय से, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है ये, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हार्ट है, तो हार्ट या हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है। कौन? ये अंग है, विभिन्न अंग है बॉडी के, ये पहुंचा देती है कौन? धमनी। लो जी, नेक्स्ट है सर शिरा। तो शिरा के अंदर आपको पता है अशुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में रक्तदाब क्या होता है? कम होता है, और शिरा की दीवारें क्या होती है? पतली होती है। और शिरा का कार्य क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लाकर किस में छोड़ती है? हृदय में लाकर छोड़ती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। शिराएं, छोटी छोटी शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर किस में छोड़ देती है? हृदय में लाकर छोड़ देती है। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5, पर्सन संख्या 5 है, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला पर्सन। तो दोस्तों किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? काफी इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं रे। हाँ जी, तो यूनिवर्सल डोनर को बोला जाता है, देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में दे सकता है बिल्कुल, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर को इंग्लिश, हिंदी में क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक दाता। क्या बोला जाता है रे? सार्वत्रिक दाता। लो जी, तो यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता
कौन सा रक्त समूह है रे, आपको याद होना चाहिए कौन सा, ओ नेगेटिव। कौन सा है, ओ नेगेटिव। काफी इंपोर्टेंट बात है, तो याद रखना है यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता किस रक्त ग्रुप को कहा जाता है, ओ नेगेटिव को। काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक सार्वत्रिक ग्राही होता है, ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। सारे प्रश्न याद करने भाई। और रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो याद रखना है कोललैंड स्टीनर ने। अरे किसने की थी, कोललैंड स्टीनर ने। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 6 है, पर्सन संख्या 6 है, धमाकेदार वाले पर्सन संख्या 6 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, थाइमस ग्रंथि, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से दे देता हूं। देखिए एक डायग्राम बनाना हूं और ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं आपको अपनी कॉपी के अंदर भी बनाना है। देखो लो जी, आपके बचपन का डायग्राम बना रहा हूं मैं। जब आप बचपन में थे, माँ के गर्भ में थे, तो आप ऐसे थे दोस्तों, ठीक है। लो जी, तो ये आपका मैंने डायग्राम बना दिया है। अब ये डायग्राम बहुत कुछ अपने को सिखा देगा, अपन कभी भूलेंगे भी नहीं। क्या, देखो ये आपकी खोपड़ी है, टाट है। इस खोपड़ी या सिर के अंदर 3 ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी, एक तो याद रखनी है हाइपोथैलेमस। अरे कौन सी, हाइपोथैलेमस। पूछा जाता है दोस्तों कि बताओ मस्तिष्क या सिर में कौन सी ग्रंथियां होती है, एक तो हाइपोथैलेमस, एक होती है दोस्तों पीयूष। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष, जिसको आपने सुना होगा, इसको पिट्यूटरी भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। एक होती है पीनियल काय। अरे कौन सी, पीनियल काय, पीनियल बॉडी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। गले में 2 होती है, एक तो होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। एक होती है दोस्तों कौन सी, पैराथायरॉइड ग्रंथि। लो जी, तो गले में कौन कौन सी हो गई बताओ, एक तो थायराइड और एक पैराथायराइड। चेस्ट में या छाती में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है थाइमस, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट है किडनी। किडनी के ऊपर, किडनी अपने एक जोड़ी होती है, ठीक है, एक जोड़ी का मतलब टोटल संख्या में 2। तो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, वो भी एक जोड़ी होती है, ग्रंथि भी, और उसका नाम है इदीवृक्क ग्रंथि। इदीवृक्क ग्रंथि, यह आपने सुना होगा क्या, एड्रिनल ग्रंथि। अरे क्या सुना होगा, एड्रिनल ग्रंथि। काफी धमाकेदार वाली बात है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए फर्स्ट पर्सन तो यही बन जाएगा कि आपकी आर्मी के अंदर कभी कभार यही पूछ लिया जाता है कि बताओ गले में कौन कौन सी ग्रंथियां, तो क्या बताओगे, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये 2 होती है, ठीक है। और सिर में हाइपोथैलेमस, पीयूष या पिट्यूटरी और पीनियल काय, और छाती के अंदर थाइमस ग्रंथि, और किडनी के ऊपर एडिनल या इदीवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल काय, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, इदीवृक्क या एडिनल ग्रंथि। दोस्तों ये सारी ग्रंथियां कौन सी है, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। जबकि जैसे आपने नाम सुना होगा लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि, और आपने सुना होगा यकृत या लीवर, ठीक है, और पसीने की ग्रंथियां आपने सुनोगी, स्वीटिंग ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां। लो जी, आपने सुना होगा स्तन ग्रंथियां। ये सारी कौन सी ग्रंथियां दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथि तो एक ही होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसका नाम है अग्नाशय या पैंक्रियाज। अब देखो काफी इंपोर्टेंट पर्सन हमारे को ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल। पीनियल ग्रंथि भी है, ठीक है, जो सिर में। एडिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये भी अंतःस्रावी है। लेकिन लार ग्रंथि क्या है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा पर्सन, ठीक है, धमाकेदार वाला पर्सन है दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है दोस्तों। आपको साइंस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्न सही होंगे आपके, ठीक है।
अब 2% और आते हैं कंफ्यूजन वाले। क्या सर, अगर डायरेक्ट हमारे को यह नहीं दे कि कौन सी बहिस्रावी है, कौन सी अंतःस्रावी है और कौन सी मिश्रित है, अगर डायरेक्ट ही हमारे को प्रश्न ये पूछे कि बता शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद कर लेना मेरा प्यारा भाभी फौजी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत या लीवर। ठीक है, याद कर लेना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। और अगर पूछे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो याद कर लेना कौन सी, पीयूष ग्रंथि। 2% तो याद ही रखने हैं। ठीक है, लो जी, सारा आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, परपुष्टन, परपुष्टन और रोम, सीलिया और रंध्र। ठीक है, तो परिस्फुटन या रोम या सीलिया या रंध्र, तो पत्ती की जो निचली सतह पर जो छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। काफी धमाकेदार वाली बात। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या, देखो ये स्टोमेटा या रंध्र है, इसी की सहायता से पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात, मतलब रंध्र या स्टोमेटा का कार्य क्या है, गैस विनिमय। अरे क्या है, गैस विनिमय। ठीक है, क्या याद रखना है, विनिमय। क्या याद रखना है कि रंध्र या स्टोमेटा की सहायता से पेड़ पौधे, ये रंध्र या स्टोमेटा पत्ती में पाए जाते हैं और ये रंध्र या स्टोमेटा की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। लो जी, नेक्स्ट जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन कैसे, जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आप देखना क्या, हाँ जी, सुबह जब उठते हो तो जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें छोटे छोटे जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनमें बूंद के रूप में बाहर पानी निकला हुआ होता है। तो ठीक है, तो जल का वाष्प के रूप में या बूंदों के रूप में बाहर निकलना, ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है। तो जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है वो भी रंध्र या स्टोमेटा की सहायता से होती है। तो रंध्र या स्टोमेटा के 2 कार्य हैं, गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। लो जी, पूरा आपका कंफ्यूजन दूर। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। ऑप्शन देखते हैं, तांबा, लोहा, सोना और एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सोने का प्रतीक क्या होता है, Au, और परमाणु क्रमांक 79। काफी इंपोर्टेंट बात। और सोने का लैटिन नाम क्या होता है, ओरम होता है। याद कर लेना भाई, सोने का लैटिन नाम क्या होता है, ओरम होता है। तांबे का प्रतीक क्या होता है, Cu, जिसको कॉपर भी कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न याद करने। लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe, और परमाणु क्रमांक होता है 26। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और परमाणु क्रमांक होता है 13। लो जी, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न करा दिए आपको। हाँ जी, अब देखो, एक तो होता है आघात वर्धनीयता और एक होता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटने पर उनका पतले तार में बदलना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9, Ag एक महंगी, नरम, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पारा, एल्यूमिनियम, निकिल और चांदी। तो देखो आपको पता है Ag किसका प्रतीक है, चांदी। तो दोस्तों आपको 30 तक प्रतीक और परमाणु क्रमांक याद रखने। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब जिसको परमाणु क्रमांक और प्रतीक याद ही नहीं रहेंगे तो ऐसे बच्चों के ऐसे प्रश्नों में ठंड होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, तो याद करने हैं भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो Ag क्या है, चांदी है। लो जी, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन देखते हैं, कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, कान की हड्डी और प्रोकास्टिका। तो देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। लो जी, सारे प्रश्न याद करने। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अब 4 प्रश्न मैं आपको यही याद करा देता हूं जो आपकी आर्मी में पूछे जा सकते हैं। क्या? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो याद कर लेना मेरे प्यारे भावी फौजी, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कहां होती है? कान में। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहां होती है? जांग में होती है। मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हार्डेस्ट बोन, मैंडिबल, किसमें होती है? जबड़े के अंदर। ठीक है, जा के अंदर, जो जबड़े में। लो जी। और पूछे मनुष्य शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी, तो क्या बताओगे? फीमर। लो जी, सारे कंफ्यूजन दूर। क्या बताया? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो जांग में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो मैंडिबल होती है, जो जबड़े या जो में पाई जाती है। और सबसे लंबी और मजबूत पूछे तब आंसर है फीमर। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206, बच्चों में 300। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। देखो प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, टीबिया, रेडियस, अल्ना। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, फीमर होती है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे ये टीबिया और एक मेरी तरफ से, ठीक है, टीबिया और एक फिबुला, ये दोनों कौन सी हड्डी है? ये पैर की हड्डी है, टीबिया और फिबुला। लो जी। नेक्स्ट जो रेडियस और अल्ना है, ये हाथ की वाली हड्डी है। ठीक है, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। डीएनए का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और डीएनए एक द्विकुंडली संरचना होती है। डीएनए कैसी संरचना होती है? द्विकुंडली संरचना होती है। काफी इंपोर्टेंट बात है। एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न और याद कर लेना, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया? वाटसन तथा क्रिक ने दिया। लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मानव, बिल्ली, घोड़ा, अमीबा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जबकि मानव, बिल्ली और घोड़ा ये कैसे प्राणी है? ये बहुकोशिकीय प्राणी है दोस्तों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय प्राणी है, बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। काफी इंपोर्टेंट बात। और तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि नमक का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र NaCl। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O, जो दामन सोडा होता है ना, धोने का सोडा, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सभी बच्चों को, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये रासायनिक यौगिक याद करने हैं भाई। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। इसका वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। हमिंगबर्ड, घरेलू गौरैया, पीत चटक्की और पंडू। तो सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न और लाया हूं आपके लिए। ठीक है, 16 प्रश्न है आज इस टेस्ट में। तो देखो क्या विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं।
पेडोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट, विषाणु या वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पीडोलॉजी या पेडोलॉजी लॉजी, काफी इंपोर्टेंट बात। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी का पिता कौन है, अरस्तु है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 68। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 67 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को भी फट लेते हो, सारे 68 के 68 टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी में लिख लेते हो, बार बार देखते हो, तो साइंस में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अच्छे से मेहनत करनी है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से रगड़ना है, मसलना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।